हेलो। तो भाई देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगी तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम ऑलरेडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि यदि इमेज जो है वो हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना बन के यदि वो इन्फिनिटी पर बनती है तो इस पर्टिकुलर केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। चलिए इसको जानते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इस चीज को स्टडी करने से पहले रे डायग्राम को जानेंगे। भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर रे डायग्राम में गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन आप लोग बड़े समझदार हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे आप फॉलो करिए, गलती होने के चांस कम है। ओके, क्योंकि देखो या तो आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है, कि बार बार वैसा ही हो। देखो प्रैक्टिस तो नो डाउट सॉल्यूशन है ही हर चीज का, लेकिन मेन चीज ये है कि आप किस तरीके से कम समय में ज्यादा सीख सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि जो स्टेप्स मैं आपको बताऊं तो आप उनको फॉलो करें, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग एक लेंस ले लेते हैं। हियर इज द लेंस। कौन सा लेंस है ये, जरा सोचो। अरे भाई कॉन्वेक्स है, इतना मत सोचो यार, ठीक है। अच्छा देखो, अब भाई यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ये भाई हमने ले लिया है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आपको पता है ना, दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट के पास जो रखा रहता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हम भाई वही काम करते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी सीधा यहाँ, इसके अंदर से पास करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर में से। भाई ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर दी हमने, ठीक है। दूसरी जो रे होगी वो हम इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, भाई यहाँ पे टकराएगी। अब भाई आपको पता ही है, हम इसके अंदर से क्रॉस करवा देंगे। अपने हाथ में ही होता है कहाँ से क्रॉस करवाएं, हमने यहाँ तक क्रॉस करा दिया। भाई इसको ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है। अब भाई जरा गौर से देखना आप लोग, मज़ा आ जाएगा। समझा रखा है मैंने, स्केल की हेल्प से आप लोग इसको ड्रॉ करना, सीधा ही ड्रॉ होगा। मैंने हाथ से ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे। भाई अब जो लेंस हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, देखो ये लेंस छोटा था, वो बड़ा लेंस बनाएंगे तो वो इसके हिसाब से बनेगा। बड़ा लेंस तो भाई साहब बड़े वाला लेंस इस तरीके से बनाना पड़ेगा अपने को, कि बड़े वाला लेंस इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। अब भाई ये जो बड़ा लेंस हमने बना है, इसकी ये वाली लाइन शायद कम दिख रही होगी आपको, इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। अब आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। भाई ऐसा नहीं हो कि लेंस को आप नीचे नीचे हिस्से में बना दें, ठीक है। लेंस की एक्सिस तो दोनों की सेम ही रखनी है आपको, इसलिए लाइन तो ऐसे रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऐसे ड्रॉ करें। अब आपको मैंने एक चीज़ समझा रखी है, भाई ध्यान से देखना। वैसे तो एक बात मैं आपको बताऊँ तो देखो क्या है, यहाँ पर इसकी ये इमेज बनी है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी है। इस इमेज के अंदर से एक रे को ड्रॉ करो पहले इस तरीके से, ठीक है। इधर भी आप ड्रॉ करें, ओके। और भाई अब ध्यान रखें कि आपको जब इन्फिनिटी पे रेज इमेज बनानी है तो ये लाइट रेज एक्चुअल में तो मिलेंगी नहीं, इनको मोड़ना है आपको। तो इनको आप इस तरीके से मोड़ो कि ये इसके भी पैरेलल नजर आए, आपस में मिले ना आए। तो लो जी साहब, हमने मोड़ दिया। अब इनको आप पीछे एक्सटेंड कर दोगे, ये भी पीछे एक्सटेंड होगी, तो ये सब इन्फिनिटी पर मिलते हुए नजर आएंगे, एक्चुअल में कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब तो बस बात बन चुकी है, कोई ज़्यादा बात बची नहीं है। ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्टिव के केस में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी डिट्टो वही बातें करनी है। ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं हम, ऑब्जेक्ट का नाम AB है, ठीक है। ये जो फोकस है ये ऑब्जेक्टिव का है तो हम इसको F4 रख देते हैं। ये लेंस भी ऑब्जेक्टिव है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ द ऑब्जेक्टिव। ये जो इमेज बनी है भाई, ये जो इमेज बनी है, ये इमेज बनी है A' और B', ये हमारा आई पीस है, ठीक है। आपको पता ही है ये जो इमेज बनेगी फाइनली इधर जाके, ये इन्फिनिटी पर बन रही है इमेज, उसी का पीछे तो एंगल जो बनना है उतना ही एंगल यहाँ पे बनना है। इसका मतलब भाई ये वाला जो एंगल हुआ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको, इस वाले एंगल का नाम हम लोग देंगे बीटा। तो ये वाला एंगल बीटा है,
ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ कह चुका हूँ। अच्छा कि भाई ऑब्जेक्ट का एंगल देखने के लिए आप पहले ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट ए बी को हमारी आंख के पास लेके जाओ, लेकिन कितनी दूर होना चाहिए, ये हमारी आंख है, इस डिस्टेंस का नाम मैंने ई डैश, पॉइंट का नाम ई डैश रखा था और डिस्टेंस का नाम डी रखा था पिछले केस में भी। तो उस समय जो ये वाला एंगल बनेगा इसका नाम अल्फा होगा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 4 बार ये चीज़ें हो गई है, तो अब तक तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब भाई यहाँ पर एक जो बात समझने की है वो ये है कि भाई क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ए डैश बी डैश है, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है। हमारी आंख इधर है, हियर इज द आई, इट इज द आई। अब भाई क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसका मतलब जरूरी है कि ये जो पॉइंट है ये फोकस हो, और किसका फोकस हो भाई, आई पीस का, इसका मतलब ये एफ ई ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को आप देखोगे तो ये फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है और आप इसलिए यहाँ पर माइनस का सिंबल भी यूज करें। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये इमेज है, किसके लिए है भाई, ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, बात समझ में आई होगी आपको। अब भाई हम डिट्टो वैसे एक चलेंगे जैसे हम पहले चलते थे। हम सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि भाई मैग्नीफाइंग पावर को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। दोनों की ही इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल हमारी आंख पे कितना बन रहा है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेकिन कब कब लिखते हैं वो स्पेशल केस पे हम यहाँ मेंशन करते हैं। तो हम पहला जो स्पेशल केस यहाँ मेंशन करते हैं वो ये रखते हैं कि भाई जो मैग्नीफाइंग पावर है इसका एंगल हमें देखना है, कब देखना है, जब इसकी इमेज जो है, फाइनल इमेज जो बन रही है, कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो हम लिखेंगे इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डी। बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कई बार कर चुके हैं। अब तो आगे कुछ खास बात नहीं है, आप इसको चलते चलिए। m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेंजेंट बीटा एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेंजेंट एल्फा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 एल्फा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये ट्रायंगल दिख रही होगी आपको, ए डैश बी डैश, और इस पॉइंट का नाम ई लेते हैं हम। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ई में आप टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ई बी डैश लिखेंगे, ये आप यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे और उसको देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हमने, ये टेंजेंट बीटा हमने लिखा। अब 10 अल्फा को इस ट्रायंगल से लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ई डैश बी, इसका नाम ई डैश रखा हुआ है हमने। तो भाई अल्टीमेटली अपने पास क्या बन गया है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ई डैश बी डिवाइडेड बाई ई बी डैश। अच्छी खबर ये है कि इसकी वैल्यू को यदि आप लिखना चाहें ए डैश बी डैश को, तो भाई इसकी हाइट आप मान सकते हैं एच डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट को आप मान सकते हैं एच। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एच डैश अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई ई डैश और बी, ई डैश और बी ये क्या है भाई, ई डैश और बी क्या है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा ई बी डैश क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, इट इज द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ई बी डैश इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फॉर द आई पीस। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस है तो हम इसको लिख सकते हैं ई बी डैश इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस डिवाइडेड बाई, ठीक है, ई डैश एंड बी इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस, ओके, डिवाइडेड बाई ई बी डैश। नहीं गड़बड़ हो गई है, सबसे पहले ये था ना ऊपर ई डैश बी था, तो ई डैश बी ये है भाई, ई डैश बी की वैल्यू अपने पास क्या है डी है और इसकी वैल्यू क्या है ई बी डैश की वैल्यू
ये अपने पास u है, किसका u है, आई पीस का। ठीक है, अब जरा गौर से देखो आप भाई, इस वाली हालात को आप देखोगे आप तो, क्योंकि जैसा मैंने पिछले केस में आपको समझाया था, मैं यहाँ पर भी यही कह रहा हूँ कि भाई आई पीस जो है यहाँ पे वो किसका काम करता है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से काम करता है। और आपको याद भी होगा वहां पर हमने d/ue की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी। ठीक है, d/ue की वैल्यू को आप निकालने के लिए आप दोबारा से यहाँ पर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? वैसे तो देखो यहाँ इक्वेशन यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़नी है आपको। क्यों नहीं पड़नी है, जरा गौर से देखो। वैसे तो इक्वेशन यूज कर सकते थे कौन सी, 1/b - 1/u = 1/f, और तब लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इमेज इन्फिनिटी पर बनी है। तो भाई ये जो डिस्टेंस है ये फोकस है। मैंने लिखा भी था कि इस पॉइंट को हम FE के बराबर कहेंगे, तो आप UE को FE के बराबर रखें। यदि आप साइन पुट करेंगे तो नीचे -FE आएगा और ऊपर भी माइनस का d लिखेंगे। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बचना है, H' और d/FE। ठीक है, याद करो ये वाला केस वैसा ही है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इन्फिनिटी का आंसर आता है। भाई दोनों का ही आंसर लिखेंगे ना, -d और इसमें माइनस का FE, तो अपने आप हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर H' जो यहाँ पर लिखा हुआ था, तो फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, अब हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा, इधर चलिए, हम लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव H' इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, H' की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h मतलब हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू v/u के बराबर हो जाएगी। लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्टिव के होंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो m की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी वो आएगी v0/u0 इंटू d/FE। पिछले केस में याद होगा आपको 1 + d/FE आया था, मतलब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा कम आई है, लेकिन ये रिलैक्स पोजीशन है। याद रहे, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, कभी कभी यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आप लोग मैग्नीफाइंग पावर बताएं। जनरली जो नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड है ये टेलीस्कोप के लिए यूज में आता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का नॉर्मल मीनिंग ये है कि इमेज इन्फिनिटी पर बनी है, तो आप ये वाले केस को आप सॉल्व करेंगे। अब भाई यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन का केस लगाना चाहें, जैसे पीछे की तरफ हमने पिछले केस में भी हमने किया था। यदि हम स्पेशल केस हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इट इज अप्रोक्सीमेट टू द फोकल लेंथ। पहले बता चुका हूँ कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक u ऑब्जेक्टिव है, ये इस फोकल लेंथ के बराबर है, अप्रोक्सीमेट। ओके, और माइनस में है। और अब की बार इमेज डिस्टेंस को गौर से देखोगे आप, तो इमेज डिस्टेंस अब की बार किसके बराबर होगा, गौर से देखना भाई। अब की बार यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है और ये FE है। पहले केस में क्या होता था कि FE यहाँ से आता था, तो ये डिस्टेंस लगभग लेंथ तक पहुंच चुकी होती थी। लेकिन अब की बार यदि हम ट्यूब लेंथ निकालें ना, ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ तो दोनों को मिला के है VO + FE। तो अब की बार VO को ट्यूब लेंथ से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा ही अंतर दे रखा हो फोकल लेंथ में, मतलब ये वैल्यू बहुत ही छोटी दे रखी हो, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर और ये दे दिया 3 मीटर, तो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल केस में हम लोग इस केस में, पिछले केस में तो याद होगा आपको VO को हमने L से रिप्लेस कर दिया था, लेकिन इस केस में हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें इस वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू, जो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आएगी वो VO डिवाइडेड बाई UO की जगह हम माइनस का FO यूज कर सकते हैं और d/FE हमारे पास यूज हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर आई है, वो यहाँ पर भी पहले जैसा ही रिलेशन है फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर के बीच में। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ छोटी रहेगी, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा रहेगी। मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी छोटी, मैग्नीफाइंग उतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर। आई पीस की फोकल लेंथ जितनी छोटी, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा रहेगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।